सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारी सभी सखियों को और सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा और सोनाली पाठक का नमस्कार। क्या हालचाल है? हालचाल बहुत बढ़िया है। और सोनाली देखो ना, आज के विषय भी बहुत अच्छे हैं। हमारे श्रोताओं ने उन पर बहुत सारे कमेंट्स भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन मौसम भी उतना ही खुशनुमा है। बहुत खूब सुंदर मौसम है और इस मौसम के मिजाज में अगर खाने की बातें हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है ना। बिल्कुल सही बात है। लेकिन खाना बनाना कुछ लोगों के लिए तो शौक है, कुछ के लिए जरूरत है और कहीं कहीं मजबूरी हो जाती है कि भाई खाना बनाना ही पड़ेगा। वैसे चंचल एक बात कहूँ, पुराने जमाने की बात की जाए तो पुराने जमाने में खाना बनाना जरूरत हुआ करता था। हाँ। क्योंकि उस वक्त हमारे लिए दूसरे ऑप्शन ही नहीं होते थे कि भाई अगर कोई बीमार है तो अभी हम बाहर से टिफिन मंगवा सकते हैं या फिर होटल से खाना मंगवा सकते हैं, पर पुराने जमाने में ऑप्शन नहीं हुआ करता था। इसलिए हमें जैसी लड़कियां थोड़ी सी 15-16 साल की हुई तो उन्हें सिखाया जाता था कि खाना बनाना सीखो, तुम्हें आगे जाके काम पड़ेगा, है ना। 15-16 साल से भी पहले कई बार तो सिखाने लगते थे। और जो छोटे मोटे जरूरत के काम है वो तो जैसे ही 6-7 बरस के हुए आप तो वो सिखाने लगते थे। और जो खास कुकिंग जहां आपको चूल्हे पर जाकर बनाना है वो 12 बरस के बाद में वो सिखाना शुरू कर देते थे, क्योंकि आगे जाकर आपके पास ये तो ऑप्शन है नहीं कि आपके लिए कोई और खाना बना कर देगा या आप कहीं बाहर जाएंगे। अब तो इसके अलावा बाहर जाने के अलावा ये भी ऑप्शन आपके पास होता है कि आपने बस एक फोन पर क्लिक किया, घर पर ही खाना आ जाता है तैयार। और है ना, पुरुषों को भी है ना पुराने जमाने में खाना बनाना आता था, पर आजकल ये बातें थोड़ी छूट रही है। पर ये शौक है, जरूरत है, हमारे श्रोतागण लिख कर भेजेंगे और बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि खाना बनाना जरूरत होना चाहिए या सिर्फ शौकिया तौर पे खाना बनाया जा सकता है। और इसके अलावा तो एक विषय तो हो गया, इसके अलावा क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, हम एक विश्व विरासत स्थल की बात करते हैं, तो आज हम इसमें बात करेंगे खजुराहो के मंदिरों के बारे में। खजुराहो मंदिर के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे बहुत सारे साथियों ने उस बारे में भी लिखकर भेजा है। साथ ही आज से वन महोत्सव सप्ताह भी शुरू हो रहा है, तो उस विषय पर भी बातचीत होगी। और जब खाना बहुत ज्यादा हो जाए या घूमना फिरना ज्यादा हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो हमें कौन याद आता है? डॉक्टर से याद आते हैं। बिल्कुल। तो आज क्योंकि बहुत एक खास दिन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक और खास दिवस है, वो है सीए दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में भी आज बात की जाती है। तो इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और वन महोत्सव की आपने बात की तो ये भी बात होगी, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, जब बारिश होती है तो हरियाली होती है। और ऐसे में पिकनिक पर जाना तो सबको अच्छा लगता है, और पिकनिक पर हम तभी जा पाएंगे ना जब वन विकसित होंगे। हरी भरी वसुंधरा होगी, बहुत सुंदर सा वातावरण होगा, तो वो पिकनिक हमारा मन मोह लेती है। हाँ, और ये बारिशों के दिन है तो एक सुंदर सा गीत सुनते हैं जिस यहाँ झमाझम बारिश हो।
वृष्टि तो पड़ रही है टापुर टुपुर, और जुलाई का महीना आते आते लगभग सभी जगह पे बारिश शुरू हो जाती है। और यही वो समय है जब मनाया जाता है वन महोत्सव सप्ताह। तो वन महोत्सव सप्ताह ये वर्ष में एक बार होने वाला एक सप्ताह का वृक्षारोपण उत्सव कह लीजिए चंचल इसे, जो जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ये एक वार्षिक उत्सव है जो भारत में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने, प्रकृति और पर्यावरण की सुंदरता के बारे में जागरूकता पैदा करके, प्राकृतिक वातावरण को बढ़ावा देकर, पेड़ लगाकर माँ पृथ्वी को सम्मान और प्रेम भरने की भारतीय संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। बिल्कुल सही कहा सोनाली। और वन महोत्सव पेड़ के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए तो है ही, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में वो ज्यादा सक्रिय हो सकें, इसके लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम जलवायु के परिवर्तन से जो प्रभाव आते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, उसको कम करके पर्यावरण की रक्षा करने में बहुत मदद कर सकते हैं। और वन महोत्सव उन लोगों के लिए है जो धरती माता से प्यार करते हैं, प्रकृति और पर्यावरण से प्यार करते हैं। जब हम वृक्ष लगाएंगे तभी अच्छे पर्यावरण, सुंदर मौसम और सुखद जलवायु परिस्थितियों के बीच प्राकृतिक संतुलन का आनंद हम ले पाएंगे। इसे मनाना सीधे तौर पर हरियाली को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने से जुड़ा है। और भारतीय राष्ट्रीय वृक्षारोपण सप्ताह का आयोजन सबसे पहली बार हुआ था 20 से 27 जुलाई, जो कि 1947 में हुआ था। और इस परंपरा को आगे भी जारी रखा गया। 1950 में इसे राष्ट्रीय गतिविधि बना दिया गया और जुलाई के पहले सप्ताह में इसको स्थानांतरित करके इसका नाम बदल दिया गया और नाम हुआ वन महोत्सव सप्ताह। क्योंकि बहुत जरूरी बात है कि बारिश के महीने में ही बीज पनपते हैं, अंकुरित होते हैं, इसलिए इन्हें इसी समय मनाने की जरूरत है। बिल्कुल। भारत में मानसून आमतौर पर जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू हो ही जाता है और इस दौरान जो भी पौधे लगाए गए होते हैं उनके जीवित रहने की संभावना जो अन्य महीने हैं उनकी तुलना में ज्यादा होती है। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि पहले सप्ताह में, यानी कि 1 से 7 जुलाई के बीच में इसे हम मनाते हैं। और इस साल वन महोत्सव की शुरुआत 3 जुलाई को भारत मंडपम में होगी। इस वर्ष वन महोत्सव की थीम माँ के नाम पर पौधारोपण। कितना सुंदर है ना। और साथ ही इंटरनेट, मीडिया और इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग के जरिए अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा। तो सोना, ये जो थीम रखी गई है इस बार की माँ के नाम पर जो पौधारोपण किया जाएगा, तो यहाँ हमारी भावनाएं भी इससे जुड़ जाती हैं। तो जो लोग ना भी लगाना चाहे ना, वो जरूर चाहेंगे अपनी माँ के नाम पर एक वृक्ष लगाना। और फिर जब हम माँ के नाम पर किसी वृक्ष को लगाते हैं तो हम उसे अच्छे से रोपेंगे, फिर सींचेंगे भी, ताकि वो अच्छे से पनपे, फले फूले और एक दिन उसमें सुंदर फूल, पत्तियां और फल भी लगे। जी, कितना कितना सुंदर ये विचार है ना। क्योंकि माँ हमारे हृदय के सबसे करीबी होती है ना। तो अगर माँ के नाम का वो पौधा होगा तो सिर्फ पौधा लगाना ही नहीं है, उसका जतन करना। नहीं तो ऐसा है कि वृक्षारोपण बहुत बार होता है, पर पौधा लगा दिया, उस दिन फोटो खिंचवा दी और बगल में हो गए। फिर उस पौधे को अगर किसी पशु पक्षी ने उसको तहस नहस कर दिया, खराब कर दिया, तो कोई मतलब नहीं है। तो पौधे लगा के उसका जतन करना भी प्रकृति माँ की सुरक्षा के लिए जो ये थीम है, मुझे लगता है ये बहुत ही उचित थीम जी। और ये केवल वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये तो पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति से जुड़ाव है, प्रकृति से आत्मीयता का उत्सव है। और इस विशेष आयोजन का उद्देश्य है वनों के महत्व को समझना। इसके लिए देश भर में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव के दौरान पौधों की विशेष प्रदर्शनी लगाई जाती है, जहां स्वदेशी और विदेशी पौधे, सजावटी पौधे, औषधि पौधे के अलावा सजावटी प्लास्टिक के फूल पौधे भी देखे जा सकते हैं। बिल्कुल। अगर इस चीज को और प्रोत्साहन मिलेगा तो मवेशियों को भोजन मिलेगा, खाद्य संसाधनों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, ईंधन मिलेगा, छायादार सजावटी परिदृश्य मिलेंगे, सूखा जो है उसे कम किया जा सकता है, मिट्टी के कटाव को भी हम रोक सकते हैं। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज को बढ़ावा देने में अपना पूरा सहयोग दें। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन।
वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। हरियाली इस गीत में साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। नब्बे बरस की ऊर आकाशवाणी। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुब्रतो गुहा है और मैं पूना महाराष्ट्र में रहता हूँ। प्रोफेशन रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। दादी जी के पास एक पुरानी रेडियो हुआ करती थी और वो वाल्व वाला रेडियो था, और वो मॉर्निंग में जब रेडियो ऑन करती थी तो आकाशवाणी का जो वो सिग्नेचर ट्यून वो बजता था और वो मुझे अट्रैक्ट किया। तो उस समय मैं क्लास 5 में पढ़ता था और उसी से एक रेडियो सुनने का एक चस्का लगा। सवेरे 5:53 से जब पुणे विविध भारती स्टेशन का ओपनिंग होता है, फिर वंदनवार, फिर आपके भूले बिसरे गीत, फिर हम है राही प्यार के सारा प्रोग्राम्स मैं सुनता हूँ। दोपहर में सखी सहेली, हेलो फरमाइश हुआ या हेलो सहेली हुआ या आज के मेहमान हुआ या बॉम्बे टॉकीज हुआ या जो भी हुआ, संडे को तो खास करके उजाले उनकी यादों के सुनना ही सुनना है। अगर हम लोग एक नॉलेज अपग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आकाशवाणी से जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हम लोगों को मिलता है वाकई में एक काबिल तारीफ चीज है। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। कार्यक्रम में हम फिर से हाजिर हैं और हम बात कर रहे थे हरियाली की और वन महोत्सव की। तो हमारे श्रोताओं ने भी बहुत कुछ लिखकर भेजा है। हमारे एक साथी लिखते हैं, वन महोत्सव सप्ताह, वन हमारे पर्यावरण के लिए अति आवश्यक है और उनके ही संरक्षण और संवर्धन हेतु हर साल की तरह ही नहीं इस सप्ताह इस साल भी मनाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग से हम सभी बच सकते हैं। और भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है ना। वन महोत्सव, जिसे पेड़ों का त्योहार भी कहा जाता है, भारत में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों
सबको अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। तो बहुत ज़रूरी बात है चंचल कि हम जन्मदिन मनाते हैं, बहुत अलग अलग तरीक़ों से जन्मदिन मनाते हैं, अगर पर हम अपने बर्थडे के दिन अगर कोई पेड़ लगाए हाँ। तो ये बहुत एक यादगार हमारा जन्मदिन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात फिर है। अपना जन्मदिन हो, माँ का जन्मदिन हो, बच्चों का जन्मदिन हो, तो बस आप कोशिश होना बिल्कुल ही चाहिए। कर सकते हैं। जैसे अभी एक चलन बहुत चल गया है, जब हम कहीं जाते हैं किसी समारोह में, चाहे वो कोई जन्म दिवस का समारोह है, किसी ने अपने घर की ओपनिंग सेरेमनी की है, तो ऐसे मौकों पर हम कई बार कुछ पौधा उपहार में देते हैं। तो उस पौधे को भी आप दे सकते हैं और फिर उसको, उस उपहार को, जैसे बाकी चीजों को आप सहेज कर रखते हैं, इसी तरह से उसको रोप दीजिए अपनी किसी छोटी सी बगिया में, किसी गमले में, और उतने ही जतन से उसको सहेजिए, क्योंकि वो बहुत प्रेम पूर्वक दिया गया उपहार है। और वैसे भी एक और बात है ना कि चंचल, अगर हम वृक्षारोपण करेंगे, वृक्ष से तो इतने लाभ हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है, छाया मिलती है, फल फूल मिलते हैं, और कई बार इतना सुंदर उससे सुकून मिलता है ना। एक मेडिटेशन का भी काम है ना, जब हम अपनी बगिया को सहेजते हैं, उनसे पानी देते हैं, उसका रखरखाव करते हैं, तो हमारा समय भी बहुत अच्छी तरह बीत जाता है। और सोनाली, आपको एक बात बताएं, बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जिनमें कई बार चिकित्सक भी हमें ये सलाह देते हैं कि आप कहीं बाहर घूम कर आइए, किसी हरियाली वाली जगह पर जाइए, आप नेचर के, यानी कि कुदरत के, प्रकृति के बीच में रहिए। तो बहुत सारी बीमारियां, रोग इस तरह के होते हैं कि सिर्फ उसे निहारने से, उस प्राकृतिक वातावरण में रहने से ही हम सही हो जाते हैं। और एक व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, वो हमारे डॉक्टर्स, वो हमारे मन की बात को ताड़ लेते हैं कि इनकी तबीयत तो सब कुछ ठीक है, इनके रिपोर्ट भी नॉर्मल है, इनकी जो है ना समस्या है जो मानसिक है, कि घर में रह रह के सोच सोच के इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो ऐसे डॉक्टर्स को आज हम नमन करते हैं, क्योंकि आज है राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस। बिल्कुल, हर साल 1 जुलाई के दिन हम इस दिन को मनाते हैं, और कहा भी जाता है कि हमारा बेहतर स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी होती है, और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर्स का जो भूमिका है इनकी, वो सबसे अहम होती है। और दुनिया भर में डॉक्टर्स दिवस अलग अलग दिन मनाया जाता है। हमारे देश में 1 जुलाई को इस दिन मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 1882 को हमारे देश के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म हुआ था। और यही जानकारी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी हम तक पहुंचाई है। और चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स दिवस के रूप में या चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। और वैसे चंचल, डॉक्टर बनना एक आसान काम नहीं है। बहुत बुद्धिमानी तो चाहिए, साथ में बहुत ज्यादा परिश्रम करने की। जैसे बहुत सारे घरों में ऐसे सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है तो हम इसे डॉक्टर बनाएंगे, पर ऐसे नहीं। उसकी उस क्षेत्र में अगर रुचि है और बच्चा बहुत ज्यादा मेहनती हो, तभी उसे इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं ना कि आमतौर पर जो बच्चे यानी युवा जो होते हैं 20-22 साल की उम्र में नौकरी कर लेते हैं, पर डॉक्टर्स को एक पढ़ाई, दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स यानी MBBS के बाद में MS है, MD है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन, ऐसे जैसे बहुत सारे कोर्सेस उन्हें करना पड़ता है। बहुत सारे वर्षों तक बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद में उनका एक नाम होता है। एक और बात है कि कई बार लोगों को बड़ा आसान लगता होगा ये पेशा, उन्हें लगता भी है कि इस डॉक्टर इसलिए भी कई बार बनना चाहते हैं कि आमदनी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आप ये समझिए कि वो एक इस तरह के क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ समय की कोई सीमा ही नहीं है। आमतौर पर जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं उनका एक समय निश्चित है कि आपको 10 से 5, 9 से 6 या इस तरह का कोई 7 या 8 घंटे का, 11-12 घंटे का समय निश्चित होता है। लेकिन अगर आप एक चिकित्सक हैं तो ये मान के चलिए आपका कोई समय नहीं है। अगर किसी मरीज को रात के वक्त, बहुत सुबह के वक्त, तड़के जरूरत है तो आपको उसकी देखभाल के लिए जाना है। और जब एक चिकित्सक आप बन जाते हैं तो आपसे ये शपथ भी ली जाती है कि आप पूरी ईमानदारी से अपने मरीजों की देखभाल करेंगे और जब भी जरूरत है उनको वो चिकित्सकीय जो सेवाएं हैं वो प्रदान करेंगे। और चंचल, आपने बात कही कि रात बेरात, तो कुछ समय पहले या यूं कह लीजिए अभी भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें हम फैमिली डॉक्टर कहते हैं, है ना, कि हमारे पैर में चोट लगी हो, हमें पेट दर्द हो, हमारा
सिर दर्द हो, यहाँ तक कि हमें बुखार हो या फिर कुछ मानसिक समस्या हो, घर की उलझने हो, हम एक व्यक्ति के पास कहते हैं, वो होते हैं हमारे फैमिली डॉक्टर। तो हमारे इतना इन्हें हमारा उन पर इतना विश्वास होता है कि सबसे पहले हम उनके पास जाएंगे, वो कहेंगे कि हाँ तुम्हें अगर स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत है तभी हम जाते हैं। तो ऐसे सारे फैमिली डॉक्टर्स को भी हम याद करते हैं, नमन करते हैं। और जब हमें किसी अन्य डॉक्टर ने कोई जांच भी अगर लिखी गई है तो हम सबसे पहले उनसे सलाह लेते हैं कि ये जांच हम करवाएं या ना करवाएं, और अगर जांच की रिपोर्ट्स हमने वहां दिखा भी ली है तो हम उनको जरूर दिखाने जाएंगे कि उन्होंने जो सलाह दी वो सही दी है कि नहीं दी है। ये एक बहुत इतना प्यारा भरोसा सा बनता है। रिश्ता कह लीजिए, भरोसा उन डॉक्टर्स पर होता है और होना चाहिए, है ना, कि जब हम किसी पर आंख मूंद के हम किसी पर विश्वास रखते हैं तो वो इंसान भी वैसा ही विश्वसनीय होता है। इसीलिए तो हमारे जो श्रोताएं हैं उनके संदेश आए हैं। देखिए ना, एक जो 12 जून को अभी हाल ही में एक हादसा हुआ, इसका जिक्र करते हुए हमारे श्रोता ने लिखा है, अहमदाबाद में जब विमान हादसा हुआ तो डॉक्टरों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाई। हादसे के बाद पीड़ितों के लिए आगे होकर मदद की और बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, काम किया। जी, एक हमारे साथी लिखते हैं, कहते हैं अगर धरती पर भगवान है तो वो है डॉक्टर्स। कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टर्स ने लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाली थी, उसे कोई भूल नहीं सकता। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टरों की निरंतर कड़ी मेहनत, बलिदान और उनका आभार व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात लिखी है। और इसी तरह से आज के दिन हम जो सीए हैं उन्हें भी याद करते हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का दिवस भी मनाया जाता है। फिलहाल सुनते हैं गाना। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे।
इब्तिदाए इश्क में हम। तूने जब जब आंख मिलाई दिल से एक आवाज ये आई, तूने जब जब आंख मिलाई दिल से एक आवाज ये आई। चल के अब तारों में रहेंगे प्यार के हम दो सौदाई। मुझको तेरी सूरत भी चांद रात लागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम। खजुराहो चलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि विश्व विरासत स्थल भी है और यहाँ बहुत सारे मंदिर भी हैं और भारतीय संस्कृति और यहाँ की विविधता को ये सारे मंदिर दर्शाते हैं। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बनी हुई एक बहुत ऐतिहासिक जगह है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है और चंदेल वंश के शासनकाल के दौरान लगभग 1950 से 1050 ईस्वी के बीच ये मंदिर बनाए गए थे। 950 से 1050 ईस्वी के बीच ये मंदिर बनाए गए थे और ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं और 12वीं शताब्दी में यहाँ लगभग 85 मंदिर हुआ करते थे और समय के साथ इस मंदिरों की संख्या घटकर आज केवल 20 से 25 रह गई है। तो इन मंदिरों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक अंतराल का। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। हाँ। और चलिए खजुराहो मंदिर घूमने चलते हैं। तो ये जो मंदिर है ना बेहद खूबसूरत है। ये मंदिर अपनी नागर शैली की वास्तुकला और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। नागर शैली की मुख्य विशेषताओं में गर्भगृह, शिखर यानी वक्रीय मीनार और मंडप यानी प्रवेश हॉल शामिल है। नागर शैली का विकास धीरे धीरे हुआ क्योंकि पहले के मंदिरों में केवल एक ही शिखर हुआ करता था, जबकि बाद के मंदिरों में कई शिखर होते थे और गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे पाया जाता था। तो हमारे वो श्रोता जो इस जगह पर जा चुके हैं वो जरूर जान रहे होंगे कि कितने सुंदर ये मंदिर बने हुए हैं, कि जो मूर्तियां हैं वो बड़ी अद्भुत हैं। और ये जो मंदिर हैं नागर शैली के जो मंदिर होते हैं इनका अद्भुत उदाहरण है ये वाले सभी मंदिर, क्योंकि इन मंदिरों में गर्भगृह, एक संकरा आंतरिक कक्ष, अंतराल जहाँ होता है, एक अनुप्रस्थ भाग यानी कि महामंडप होता है, अतिरिक्त सभागृह भी होता है जिसे अर्ध मंडप भी कहते हैं, और एक मंडप या बीच का जो भाग है वहाँ एक प्रदक्षिणा पथ बना हुआ होता है जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियों से रोशनी झांकती रहती है। और चंदेल साम्राज्य के शासकों को उनकी कला और वास्तुकला में रुचि के लिए जाना जाता है। मंदिरों की स्थापत्य शैली और नक्काशी मुख्य रूप से सभी देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं से संबंधित है। और मंदिर के निर्माण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि मंदिर का मुख सूर्योदय की दिशा यानी पूरब की ओर होना चाहिए। और खजुराहो के सभी मंदिरों का निर्माण इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके अलावा यहाँ की नक्काशियां जीवन के 4 लक्ष्य यानी धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को भी दर्शाती है। चंदेलों ने जो भी मंदिर बनाए थे ये सभी स्मारक अपने स्थापत्य और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं, ये बात
हम जिक्र कर चुके हैं और हमारे श्रोता भी इस बात को बता रहे हैं जी। चंदेलों की ललित कलाओं, नृत्य और संगीत की विभिन्न शैलियों में भी बड़ी गहरी रुचि हुआ करती थी सोनाली। और ये बात जब इन मंदिरों को हम घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, तो वहाँ दीवारों पर संगीत और नृत्य के जो विभिन्न दृश्य बनाए गए हैं, उन मूर्तियों से भी ये बात पता लगती है। और खजुराहो के मंदिर में कामुक भाव वाली अप्सराओं की मूर्तियां कंदरिया महादेव और विश्वनाथ मंदिर में पाई जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि ये मूर्तियां स्त्री सौंदर्य और प्रजनन क्षमता की अवधारणा को दर्शाती है। और मंदिरों की दीवार पर दर्शाए गए अन्य दृश्य मानव जीवन चक्र का भाग है, जो ये दर्शाते हैं कि यौन प्रसव और काम मानव जीवन के अनिवार्य पहलू भी है। खजुराहो के जो मंदिर हैं, इनका अध्ययन का प्रमुख केंद्र रही हैं ये मूर्तियां। इन मंदिरों की दीवारों पर उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां हैं, जिसके कारण खजुराहो सर्वोत्कृष्ट कलात्मक विशेषताओं का केंद्र बन गया। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में 5 अलग अलग प्रकार की मूर्तियों के वर्ग हैं। पंथ संबंधी मूर्तियां, परिवार की मूर्तियां, पार्श्व आवरण देवताओं की मूर्तियां, अप्सराएं और सुर सुंदरियां हैं जो विविध विषयों को दर्शाती हैं। गैर धार्मिक मूर्तियां भी यहाँ पर हैं, जैसे नर्तक, संगीतकार, घरेलू दृश्य हैं, शिष्य दिखाए गए हैं, पौराणिक जीव और अन्य जंतुओं की मूर्तियां भी यहाँ पर बनी हुई हैं। और इन मंदिरों के इतिहास के साथ कई कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। एक अवधारणा के अनुसार इन मंदिरों के निर्माण को शिव शक्ति संप्रदाय के प्रसार का भाग माना जा सकता है। वहीं दूसरी अवधारणा यह है कि मंदिर देवदासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कभी मंदिर की गतिविधियों का एक प्रमुख भाग हुआ करती थी। लोगों का कहना है कि सुर सुंदरिया जो मंदिरों का आंतरिक और बाहरी दीवारों पर बनी हुई है, उनको वास्तविक जीवन से लिया गया है। और कुछ अवधारणा इस तरह भी हैं कि ये जो मूर्तियां हैं सामान्य मनुष्य के जीवन चक्र को दिखाती हैं। और आज इन मंदिरों के निर्माण का वर्णन करने के लिए यूं तो कोई लिखित ग्रंथ नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये कहना कठिन है कि इनमें से जो हम अवधारणाएं बता रहे हैं कौन सी सही है, कौन सी गलत है। इन मूर्तियों के बारे में हम ये जानते हैं कि हमें दुनिया की सबसे अधिक अलंकृत, जटिल और सुंदर मूर्तियों का समूह एक भेंट की तरह हमें मान लीजिए कि मिल गया है, जो आज भी खजुराहो में बनी हुई है। और चंचली जो मूर्तियों को जब हम देखते हैं मंदिरों को, तो हमारा सचमुच मन मोह लेता है और ये हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि उस जमाने में ये मंदिर कितने सुंदर पद्धति से, यानी उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी इतनी सुंदरता से ये बनाए गए हैं। तो ये माना जाता है कि खजुराहो के मंदिरों को केन नदी के पूर्वी तट से पन्ना की खदानों से मंगवाए गए हल्के रंग के बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और मंदिर के निर्माण में लोहे के कीलों का भी बहुत मात्रा में उपयोग किया गया है। कुछ अन्य छोटे मंदिर बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट के मिश्रण से बनाए गए हैं। और पश्चिमी समूह के जो मंदिर हैं वो बमीठा राजनगर मार्ग में सब सागर झील के तट पर बने हैं, जिसमें 7 मंदिर शामिल है। तो ये कौन कौन से मंदिर हैं, यहाँ की क्या विशेषता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक गीत सुन ले। आज फिर मरने का इरादा है।
चंचल, हमारे एक साथी लिखते हैं, खजुराहो को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और खजुराहो के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक कंदारिया महादेव मंदिर है जो अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। खजुराहो घूमने का समय जो है अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है, जब मौसम सुहावना रहता है, और खजुराहो हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और इन्होंने जिस मंदिर का जिक्र किया है, ये जो यहाँ के मंदिर है उनमें सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है और यहाँ पर प्रवेश द्वार जो है मेहराब नुमा है और बड़ी सुंदर मूर्तियां हैं इस मंदिर में। इसके अलावा अन्य भी मंदिर हैं यहाँ पर, जैसे 64 योगिनी मंदिर सीप सागर झील के दक्षिण पश्चिम के नीचे चट्टान पर स्थित है। अभी जैसे आपने कहा कंदरिया महादेव मंदिर, इसके अलावा भी देवी जगदम्बा का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है जिसमें देवी लक्ष्मी की एक प्रतिमा भी है। इसी तरह से यहाँ पर चित्रगुप्त या भरत जी का भी एक मंदिर है जो कि बहुत प्रचलित मंदिर है। और एक खजुराहो मंदिर की श्रृंखला में लक्ष्मण मंदिर है जिसे चतुर्भुज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये लगभग 99 फीट लंबा और 46 फीट चौड़ा है। और बहुत सारे अन्य मंदिरों में लाल गुआन महादेव मंदिर, नंदी मंदिर, पार्वती मंदिर, महादेव मंदिर, वराह मंदिर, जावरी मंदिर, आदिनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर भी शामिल है। और पूर्व समुदाय के मंदिर खजुराहो गांव के बहुत नजदीक स्थित है और यहाँ घंटाई मंदिर, आदिनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर भी है। इसी तरह से यहाँ पर पार्श्वनाथ मंदिर का आपने जिक्र किया, एक विश्वनाथ मंदिर भी है, चतुर्भुज मंदिर है। और इन सभी मंदिरों की औपचारिक रचना में 1000 साल पहले के कारीगरों ने सब पूरा जीवन चक्र दिखाया है बनाकर और बहुत सुंदर तरीके से इन जो विभिन्न पहलू हैं उन्हें चित्रित किया गया है इन सभी मूर्तियों के द्वारा। और जो अद्भुत कला है, वास्तुकला है, शिल्प कला है उसके द्वारा, और ये वाकई में अकल्पनीय और अद्भुत हैं ये सारे मंदिर। और साथ ही यहाँ पर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सबसे बड़ा मंदिर भी है जो लगभग 69 फीट लंबा और 35 फीट चौड़ा है। और पश्चिम की ओर मुख वाला जटकारी चतुर्भुज मंदिर जटकारी गांव के पास स्थित है। ये विष्णु को समर्पित मंदिर है। और ये जो आपने बताया कि ये सारे मंदिर जो है ये बहुत सुंदर वास्तुकला का प्रतीक है। और जब ऐसे बारिश के महीने होते हैं ना, तो कई बार मन करता है कि ऐसी किसी जगह पर पिकनिक मनाने चला जाए जहाँ कुछ अच्छी हमें देखने को जगह भी मिल जाए और हरियाली भी मिल जाए। तो वहां पर बहुत सारा खाना पीना हम बना कर ले जाते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है ना जब हम पाक कला में निपुण हो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है चंचल कि हम पाक कला में निपुण ही हो। अगर हम मन से, दिल से कुछ बनाते हैं ना तो वो चीज़ अच्छी बन जाती है। बस हमारे मन में इच्छा होना चाहिए कि कुछ बनाने की। आजकल क्या हो गया ना चंचल कि सब चीज़ एक हमारे मोबाइल के क्लिक पर है कि हमने एक फ़ोन घुमाया कि हमारे घर पे सारी चीज़ें आ जाती है। पर घर में जो खाना बनाते हैं ना उसका आनंद कुछ और होता है। और जब सारे परिवार के लोग मिलके कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका आनंद इतना सुंदर होता है कि सब मिलजुल के, कोई खरीद के ला रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई बना रहा है। तो उसमें हालांकि ये सब बातें पीछे छूटती जा रही है। हम लोग इतने व्यस्त होते जा रहे हैं कि इन सब बातों को बस हम याद करते हैं कि हम पहले के ज़माने में कैसे मिलजुल के खाना बनाते थे या फिर किस तरह से हमारे घर में रसोई महकती थी घर के व्यंजनों से। हाँ, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि खाना बनाना तो मेरा पैशन है। मुझे बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक रहा है और आज भी उतना ही है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मेरी मम्मी रोटियां बनाया करती थी और मैं रोज इनसे 2-3, मेरे लिए तो मजबूरी नहीं बल्कि शौक है। क्या बात है। और ये शौक है ना, ये हम महिलाओं के लिए लागू होता है कि शौकिया तौर पर कह लीजिए या पुराने जमाने में जोर जबरदस्ती कह लीजिए, हम लोग खाना बना ही लेते थे। पर पुरुष इस बात से थोड़ा अछूते रहते। पर कोरोना काल याद कीजिए, कितने सारे पुरुष हैं जो अकेले रहते। मेरे ही परिचित एक थे जिनकी बेटियों की शादी हो गई, दोनों बेटियां विदेश में थी और उनके कोरोना काल में तो हमारे घर में किसी को आने की मनाही थी। उस वक्त इतने परेशान हो गए कि जैसे ही उस पीरियड के बाद में उन्होंने सब चीज़ें, यानी उन्हें चाय बनाना भी नहीं आता था, तो उन्होंने चाय बनाना, खिचड़ी बनाना, सब्जी काटना, कि अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो एटलीस्ट मैं दाल चावल बना के तो खा लूंगा। इसलिए तो ये बात हमें सीखना बहुत ज़रूरी है कि कब कैसा समय आ जाए तो पुरुष हो या महिलाएं हो या बच्चे हो, हमें खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए। और जैसे आपने कोरोना काल का जिक्र किया ही है, तो ये वो समय था, पूरा समय हम घर पर होते थे जी। तो कई बार लगता था कि अगर घर पे कोई काम नहीं है तो क्यों ना कुछ नया सीख लिया जाए। तो छोटे बच्चों को भी बहुत सारे काम हमने सिखाए। तो वहीं पुरुषों को लगता था कब तक हम सिर्फ खेल कर टाइम पास करेंगे या घूम फिर कर, टीवी देखकर, मोबाइल में अपना समय बिताकर
समय को काटेंगे। तो इसी बहाने उन्होंने घर के कामों में थोड़ी रुचि ली और कुकिंग की तरफ भी उनका ध्यान चला गया। लेकिन मैं देख रही हूँ कि थोड़ा क्यों ना एक पहले गीत सुन ले, फिर सुनते हैं। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे, जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पे चला थक जाएगा जब राहों में, बाहों का सिरहाना दूंगी, बाहों का सिरहाना दूंगी। तेरे सोने सोने जीवन में मैं प्यार का रंग भर दूंगी, मैं प्यार का रंग भर दूंगी। मुझे तेरे कदम, मुझे तेरे कदम नहीं बिंदिया से कम, माथे पे सजाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पे चला जीवन की डगर पे तुझको साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी। दिया कैसे जलेगा अकेले, बाती की जरूरत होगी, बाती की जरूरत होगी। मैं बनूंगी पिया, मैं बनूंगी पिया, तेरे पथ का दिया, दिया पथ में जलाने दे। मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे। हमारी एक सखी लिखती है, हमारे ज़माने में खाना बनाना ज़रूरत भी थी और हम बेहद शौक और प्यार से खाना बनाने थे। खाना बनाना और परोस कर खिलाना एक कला साधना की तरह है। अब तो लगता है कि ज़रूरत है पर शौक नहीं है। कुछ शौक है तो सिर्फ सोशल मीडिया, जहाँ लाइक और शेयरिंग वजह हो सकता है। बहुत लोगों का धनार्जन का साधन भी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, पर जब
तक अंदर से शौक नहीं रहेगा ये कतई नहीं होगा। कुछ समय की मांग की वजह से भी कमी आई है। सभी लोग कामकाजी हैं, पेशे का तनाव और बाजार की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दे तो कटी सब्जियां, कुटे पीसे मसाले, चटनी, अचार, हर तरह के मिक्स, इंस्टेंट अनाज, जरूरत की सभी चीजें पूरे हो जाते हैं। शौक धरा का धरा रह जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं भोजन माँ अन्नपूर्णा होती है, उन्हें स्वच्छता और प्यार से बनाए तो कण भी अन्न बन जाता है। क्या बात है। बिल्कुल सही बात है। और जिन्होंने इसको रुचि को पेशा बना लिया उन महिलाओं के लिए आज वाकई में ये काम आ रहा है जी। इस बहाने वो अपना जेब खर्च भी निकाल पाती हैं और कई बार परिवार के जो अन्य खर्च हैं उन्हें भी पूरा कर पाती हैं। और लोग जो है ना जो जरूरतमंद है, हाँ। जैसे बहुत सारे बुजुर्ग अकेले रहते हैं, उन्हें अच्छा घर का बना हुआ खाना मिल रहा है तो वो भी दिल से दुआएं तो देते वही हैं। कुछ बच्चे जो बाहर पढ़ने जी। गए हैं और वो मिस करते हैं अपनी मम्मी के हाथ का खाना जी। तो ऐसी ही बहुत सारी मम्मियाँ जो खाना बनाकर दूसरों को टिफिन में लगाकर भेजती हैं तो उन्हें घर के जैसे खाने का आनंद आता है। एक हमारी मम्मी लिखती है कि खाना बनाना शौक है मेरा, कभी इससे घबराती नहीं हूँ। कुछ नया बनाना हो तो बनाने में और मजा आता है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ते थे तब शाम का नाश्ता रोज अलग अलग बनाया जाता था और बच्चों को इंतजार रहता था कि घर जाकर क्या नया मिलेगा नाश्ते में। उनका खाने का शौक, मेरा बनाने का। इसी तरह चलता रहा। जिस दिन घर में है उस दिन खाने में कुछ अलग बनाते थे। अब कुछ नया बनना कम हो गया है क्योंकि बच्चे बाहर चले गए हैं। कई बार जहाँ परिवार बहुत बड़े होते हैं तो वहां भी ये चीजें चलती रहती है क्योंकि बहुत सारे सदस्य होते हैं, सबकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं और घर में अगर महिलाएं बहुत सारी हैं, बहनें हैं, भाभियां हैं, चाचियां, मम्मियां हैं तो ये होता ही है। किसी को कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी बनानी आती है तो हाँ भी चाची आप ये बना लीजिए, भाभी आप वो बना लीजिए और इस तरह की फरमाइशों में कुछ ना कुछ नया घर में पकता ही रहता है। एक हमारी सखी लिखती है खाना बनाना ज़रूरत है या शौक। अभी 2 महीने बेटियां घर में आई हुई थी। रोज़ तरह तरह के खाने के शौकीन होने के कारण अलग अलग खाना बनता रहा। ना ही खाने बनाने वाले थकते थे और न ही खाने वाले। रोज़ की नई नई फरमाइश, बच्चों की रोज़ अलग अलग खाना बनता था। अब हम सब थक गए हैं खाना खाकर, अब कुछ दिन से सादा खाना खा रहे हैं। हाँ, जब बहुत सारे पकवान खा ली जाते हैं ना तब ऐसा ही होता है कि भाई चलो कुछ नहीं, खिचड़ी बना ली जाए और वो बहुत पौष्टिक खाना होता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि खाना बनाना शौक भी हो सकता है और जरूरत भी। कुछ लोगों के लिए शौक है जिसमें वे नए नए व्यंजन बनाने, प्रयोग करने और खाना बनाने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। ये हमारी सखी ने बात लिखी है। और हमारे एक साथी भी लिख रहे हैं कि बातें हल्की फुल्की, खाना बनाना शौक या ज़रूरत, भाई बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय है। और परिस्थितियों के हिसाब से ये कार्य कहीं शौक तो कहीं मजबूरी भी हुआ करती है। जैसे काम करने वाली महिलाओं हेतु मजबूरी और गृहिणी के लिए शौक तो विदुर के लिए भी शौक ही हुआ करता है। इसलिए तो कहते हैं कि पेट न होए तो भेंट न होए, और भेंट हो गई फिर यदि शुद्ध भोजन करने हैं तो स्वयं ही खाना बनाने का शौक पाल ही लेना चाहिए। और जब हम बार बार बात कर रहे हैं कि पुरुषों को भी इसके बारे में थोड़ी सी रुचि लेकर सीख लेना चाहिए, तो जब बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और कहीं उपलब्ध ना हो घर का बना खाना, तो अगर आपको आता है खाना बनाना, चाहे वो दाल चावल, खिचड़ी या कोई और चीज़ ही सही, तो हर बार बाहर नहीं जाएंगे। एक हमारे पुरुष श्रोता ने एक बहुत बढ़िया कमेंट लिखकर भेजा है। ये कहते हैं कि पहले के ज़माने पुरुष जब खाना बनाते थे तो एक शौक हुआ करता था, अब ज़रूरत हो गई है। एक तो नौकरी के सिलसिले में अपने शहर से बाहर रहना, अब तो ज़रूरत हो गई है। अब लड़की वाले भी पूछते हैं कि लड़के को खाना बनाना आता है कि नहीं। वैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, बड़ी होटलों में पुरुष ही खाना बनाते हैं। और जब बीबी मायके चली जाती है तब भी घर में पुरुष को खाना बनाना ही पड़ता है। अगर कुकिंग नहीं आती है, खाना बनाना नहीं आती है, तो समय पर अगर नहीं मिले तो खटिया खड़ी हो सकती है। इसलिए जल्दी से सीख जाइए खाना बनाना। और फिलहाल समय ऐसा है कि हमें यहाँ से जाना होगा। तो आप सभी को सोनाली पाठक और चंचल वर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।